रिया उस वक्त 8 साल की थी जब रुहासी सी आवाज़ से मुझसे कहने लगी, मामा मैं अंकल के साथ खेलने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे पार्क नहीं जाना। जबकि मैं उससे कहने लगी, देखो रिया, अंकल आपको पार्क लेकर जाएंगे, वहाँ टीना भी होगी, आप भी इंजॉय करोगे, चलो उनके साथ चली जाओ। जबकि वो बार बार अपना सर ना में हिला रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे वहाँ भेज दिया था। रिया का कोई भाई भी नहीं था और ना ही उसके पापा इंडिया में थे। एक वही तो था जो उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ना जाने क्यों रिया उसे दूर भागती थी। वो जब भी रिया से प्यार करता या उसे अपने पास बुलाता तो रिया फौरन ही भागते हुए मेरे पास आ जाती। उसकी आंखों में एक डर होता था। वो रात को जब ये कहती कि मम्मा अंकल गंदे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, मैं अब उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं रिया से कहती कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी एक बेटी है, वो आपको भी अपनी बेटी समझते हैं। पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरी बेटी बिल्कुल सच कहती थी। मैं आज भी पछताती हूँ कि काश मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता, उसकी बातों को नादानी समझकर टाला ना होता, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। मेरी एक ही तो बेटी थी जो भगवान ने शादी के 3 साल बाद मेरी गोद में डाली थी। मेरा पति बहुत ही खुश हुआ था, पर उसे अमेरिका जाना था क्योंकि उसकी एक अच्छी खासी जॉब थी। अगर बेटी होने की खुशी में वो इधर ही रुकता तो जॉब चली जाती। वो तो अमेरिका चला गया था, पर मैं अपनी बेटी के साथ अब इंडिया में अकेली ही रहती थी। मेरा कोई भाई भी नहीं था जो मेरा सहारा बनता और ना ही मेरा कोई देवर था। इसी वजह से अब मैं खुद ही अपनी बेटी की परवरिश करती थी। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, मैं रोज़ ही जॉब पर चली जाती थी। जबकि अब मुझे परेशानी होती थी कि मैं रिया को किसके यहाँ छोड़ूं। रिया काफ़ी बुद्धिमान थी, वो अपने बाप पर ही थी। कम उम्र में ही उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी थी। कभी कभी तो मैं उसकी बातें सुनकर दंग ही रह जाती थी कि इतनी बातें उसने कहाँ से सीखी। लेकिन वो काफ़ी अक्लमंद थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। पर मुझे अब आने जाने में मुश्किल होती थी। उसे स्कूल कौन छोड़ कर आता और वापसी पर कौन लेने जाता। इसी वजह से मैं काफ़ी मुश्किल में पड़ गई थी। पर अपनी बेटी की खातिर मैंने ये मुश्किल भी मोल ली थी। अब मैं सुबह सवेरे पहले उसे स्कूल छोड़ती थी, फिर अपने काम पर जाती थी और वापसी पर उसे साथ ले लेती थी। रिया पूरा दिन स्कूल में ही रहती थी, पर कभी कभार रिया खुद ही घर आ जाती थी। पूछने पर बताती कि वो अपनी दोस्त की गाड़ी में घर आई है। लेकिन एक दिन जैसे ही रात हुई तो मेरी बेटी रोने लगी और बोली कि मामा मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं उससे कहने लगी कि बेटा ऐसा नहीं कहते, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और सभी तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आप जैसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। अगर आप स्कूल ना गई तो टीचर्स आपको बहुत मिस करेंगी। वो कहने लगी कि नहीं जाना नहीं जाना। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। जब मैंने उसको बहलाने के लिए उसकी बात उसके पापा से करवाई तो कुछ देर बाद वो ऐसे ही सो गई। सुबह सवेरे ज़बरदस्ती मैं उसे स्कूल छोड़ने गई, पर वो मेरे साथ ही लिपटी रही कि मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन मैंने भी उसकी एक ना सुनी और इस तरह अब वो छुट्टी का बहाना बनाती थी। कभी कहती कि मेरे पेट में दर्द है, तो कभी ये कहती थी कि मुझे टीचर्स मारती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने फ़ौरन टीचर से शिकायत लगाई कि आप यहाँ मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, वो अभी बहुत छोटी सी है। जब टीचर्स कहने लगे कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है, हमने तो कभी इस पर हाथ तक नहीं उठाया, बल्कि ऐसी नौबत ही नहीं आती कि हम इस पर हाथ उठाएं या इसे मारें। अब मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई, मैं किसकी बात का यकीन करूं। रिया की क्लास में ही एक लड़की थी जिसके साथ एक दिन रिया घर भी आती थी। उसका नाम टीना था। वो भी अब उसकी हम उम्र थी, जबकि वो बहुत ही मासूम थी। एक दिन मेरी मुलाकात उसकी माँ प्रेमा से हुई। मैंने प्रेमा को अपनी बेटी की सारी बातें बताई। जब वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, तुम देखना, मैं अपने पति से कहकर तुम्हारी बेटी का भी बंदोबस्त कर दूंगी, फिर तुम्हें उसके स्कूल की फिक्र नहीं होगी और देखना वो भी खुशी खुशी स्कूल आया करेगी। मैं बहुत खुश हो गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे बोझ हल्का हो गया। प्रेमा का पति राजेश अब अपनी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी को भी स्कूल लेकर जाया करता था। मैं बहुत निश्चिंत महसूस करने लगी थी। अब मुझे अचानक ही रिया का व्यवहार बदला सा लगा था। राजेश जब भी अपनी बेटी को पार्क लेकर जाता तो वो मुझसे भी यही कहता था कि रिया को भी भेज दिया करो, मैं उसे भी पार्क ले जाया करूँगा। इस तरह उसे अपने पापा की कमी भी महसूस नहीं होगी और वो टीना के साथ खेल भी लिया करेगी। पर एक दिन रिया कहने लगी, नहीं माँ, मैं अंकल के साथ पार्क नहीं जाऊँगी, वो बहुत बुरे हैं। उसकी बात पर मैं उसे डांटने लगी कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। देखो उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठा ली है और तुम्हें क्या चाहिए, तुम कितना खुश रहने लगी हो, वरना अगर ये सब कुछ मुझे करना पड़ता तो मेरी तो हालत बिगड़ जाती। पर रिया कहने लगी कि नहीं, मैं अंकल के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे ज़बरदस्ती राजेश के साथ पार्क भेज दिया था। उस रात वो बहुत देर से घर आई थी। उसको जैसे ही आई तो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद पार्क में झूला झूलकर और टीना के साथ खेल कर उसकी हालत हो गई। वो फौरन सो गई थी। अगले दिन राजेश बाहर ही खड़ा था और मुझसे कहने लगा कि रिया को भेज दो। मैंने रिया को तैयार किया
उसका बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। जब राजेश रिया को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाने लगा तो मैं उसका रिया के साथ प्यार देखकर बहुत खुश हो गई थी। लेकिन जैसे ही वापसी पर रिया घर आई तो कहने लगी कि मम्मा, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं राजेश अंकल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं पापा को बता दूंगी। मैंने उससे कहा रिया, ये कैसी बातें कर रही हूँ? यूँ मेरा ध्यान कभी भी इन बातों की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि रिया अभी 8 साल की थी तो मुझे लगता था कि जैसे रिया की जिद है, शायद वो अपने पापा को अपने आसपास मौजूद ना पाते हुए राजेश से चिढ़ती है और उसकी इज्जत नहीं करती। वो जब भी राजेश को टीना से प्यार करते हुए देखती होगी तो उसे अपने पापा की याद आती होगी, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें करती है। मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी एक ही जिद होती थी कि वो राजेश के साथ कहीं भी नहीं जाएगी। इसी तरह वो बड़ी होती गई। अब वो टीना से भी दूर होने लगी। उसने अपनी और भी दोस्त बना ली थी, लेकिन मेरी प्रेमा के साथ अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और अब तो वो मेरे घर का सौदा सामान भी राजेश ही लाता था। राजेश दिल का बहुत अच्छा था और मुझे भाभी कहकर बुलाता था। वो मेरा हर काम कर देता था। उसने मुझे कभी भी अपने भाई या देवर की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। लेकिन जब भी रिया राजेश से बदतमीजी करती तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन तो मैंने रिया को रखकर लगा भी दिया था। राजेश मुझसे कहने लगा, भाभी, इसकी बातों का बुरा ना माना करें, ये बच्ची है, मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। मैंने तो इसे बचपन से ही अपनी बेटी समझकर प्यार किया है और उसके नखरे उठाए हैं ताकि इसे इसके बाप की कमी महसूस ना हो। पर शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने टीना और इसे एक जैसा प्यार किया। राजेश को जज्बाती देखकर मैंने उसे चुप करवाया कि देखो, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैंने रिया को बिगाड़ कर रख दिया है। तभी इसे अपनों से बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। और हाँ, आइंदा अगर रिया ने तुम्हारे साथ इससे कोई फालतू बात की या तुमसे बदतमीजी की तो तुम बेशक उसे इसी तरह थप्पड़ मार देना। राजेश वापस चला गया तो रिया ने मुझसे मुंह बना लिया था। वो अब अपने पापा को हर बात बताती थी और यही कहती थी कि पापा, आप जल्दी से आ जाएं, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, मुझे आपको सब कुछ बताना है। मेरे पति भी परेशान हो जाते, लेकिन उन्हें वापसी का वीज़ा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो अमेरिका में ही फंसे हुए थे। कई साल तो ऐसे ही गुजर गए। रिया 15 साल की हो गई थी जब एक दिन अचानक ही अमेरिका से फ़ोन आया था। वो खबर सुनते ही मेरी आत्मा काँप गई थी, क्योंकि मेरे पति का देहांत हो गया था। रिया और मैं अब अकेले रह गए थे। कोई भी नहीं था जो हमें सहारा देता, जबकि अब मुझे तो ये डर खाए जा रहा था कि मेरी बेटी तो जवान हो गई, कौन हमारा सहारा बनेगा। जब राजेश ने हमारा हाथ थाम लिया, उसने मुझे सहारा दिया और कहने लगा कि मैं सारी जिंदगी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब वो कहने लगा कि मेरी पत्नी को भी कोई आपत्ति नहीं है, जबकि रिया और टीना की तो वैसे भी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे तो फौरन रिया का ख्याल आया था कि राजेश तो उसे एक आग भी नहीं भाता। राजेश भी शायद जान गया था कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी कहने लगा कि उसकी फिक्र ना करो, रिया को खबर नहीं होगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने उससे कहा कि प्रेमा मुझे अपनी सौतन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब राजेश बोला कि उसने मुझे परमिशन दे दी है, रिया ने इस तरह मुझे दुल्हन के रूप में राजेश के साथ देखा तो सारा मामला समझ गई थी, लेकिन उसका बर्ताव और बिगड़ गया था। वो राजेश से बोली कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने मेरे पापा की जगह ली है, मैं कभी भी तुम्हें अपना बाप नहीं मानूंगी, मुझसे तुम दूर ही रहना। उसकी बात सुनकर मैंने उसे वक्त देने की कोशिश की कि शायद वक्त के साथ साथ वो संभल जाए, लेकिन वो वक्त के साथ साथ और बिगड़ने लगी थी। वो किसी की इज्जत नहीं करती थी। उसको बिगड़ता देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन राजेश हमेशा मुझे तसल्ली देता था। मैं जब भी खाना देने रिया के पास जाती थी तो राजेश यही कहता था कि वो मेरी बेटी है तो मुझे खाना दो। मैं उसे लेकर खाना देने उसके कमरे में जाता हूँ। वो मेरे हाथों से खाना लेकर उसे दे देता। यूं वो रिया के रूम में चला जाता और फिर कुछ देर बाद ही वापस आ जाता। मैं जब भी देखती तो वो बर्तन खाली होते थे। मैं इत्मीनान में हो जाती कि शायद राजेश के देने पर रिया ने खाना खा लिया है। लेकिन अगले दिन रिया मुझे अजीब बातें सुनाती थी। कैसी माँ है आप, आपको शर्म नहीं आती, आप ये सब क्यों होने दे रही हैं। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी। जब वो एक झटके से मुझसे दूर हो जाती, कोई भी उसके करीब आता था तो उसे उलझन होती थी। मैं परेशान हो गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन इससे शादी करेगा, और इस तरह तो उसका रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। उसे तो अब मर्दों से ही डर लगने लगा था। राजेश मुझे समझाता कि शायद उसके पापा का प्यार उसे नहीं मिला, इसी वजह से वो ये सब कर रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो संभल जाएगी। मैंने राजेश से कहा कि मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है, तुम ऐसा करो कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ताकि मैं इसकी शादी कर दूं। लेकिन मेरी इस बात पर तो राजेश का रंग उड़ गया जब वो संभल कर कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर रिया को पसंद आया तभी रिश्ता होगा। इस तरह राजेश एक से एक अच्छा रिश्ता लेकर आया, पर रिया उन रिश्ते वालों के सामने अजीब तमाशा लगाती थी।
कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो गई हो। मुझे तो अब पछतावा होने लगा था। मुझे अब वो वक्त याद आता था जब मैं अपनी जॉब करती थी और मैं रिया पर ध्यान नहीं देती थी बल्कि शाम को वापस आती थी। अब मैं पछताती थी कि काश मैंने ये वक्त उसे दिया होता तो शायद उसका व्यवहार ठीक होता, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस कई बार पढ़े थे जब छोटे बच्चे पर उसके माँ बाप ध्यान नहीं देते तो ना जाने उस मासूम के साथ क्या से क्या हो जाता है। ये डर मैंने राजेश को भी बताया था, लेकिन उसका रंग तो उड़ गया जब वो कांपती आवाज में कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो, रिया हमारी बेटी है। इसके तो दो दो बाप थे, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि कोई उस पर गंदी नजर डाले। उसकी बातों से मुझे तसल्ली मिल गई, पर ना जाने क्यों मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़कता था। रिया हर रिश्ते को ठुकरा रही थी और मैं ये चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी में खुश रहे। दूसरी तरफ मेरी अपनी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। राजेश के साथ मैंने शादी तो कर ली थी और मैं प्रेमा की सौतन बन गई थी, लेकिन प्रेमा और राजेश का रिश्ता काफी उलझा हुआ रहता था। जब एक दिन अचानक ही मैंने प्रेमा और राजेश की लड़ाई अपने कानों से सुन ली थी, जो एक दूसरे को बातें सुना रहे थे। प्रेमा राजेश से यही कह रही थी कि तुम्हारी खातिर मैंने इस औरत को अपनी सौतन एक्सेप्ट किया, तुम एक फरेबी इंसान हो, तुम्हारी नजरें तो कब से उस पर थीं। जबकि राजेश उसे भड़क कर कहने लगा, खबरदार जो आज के बाद ऐसे शब्द अपनी जुबान से निकाले, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ दफा कर दूंगा। आज तक तो तुम मुझे सुकून नहीं दे पाई और जब मैंने उसे शादी करके सुकून हासिल कर लिया तो तुम्हारी जुबान खुल गई है। जबकि प्रेमा कहने लगी कि मैं तुम्हारे करतूत उसे बता दूंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि राजेश ने ना जाने उसके साथ क्या किया था जब प्रेमा की चीख मेरे कानों में पड़ी थी। मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा था। मैं फौरन ही वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। मेरा गला सूख गया था। ना जाने प्रेमा किस चीज की बात कर रही थी। मुझे तो अब राजेश के चरित्र पर ही शक हो रहा था, पर वो तो अच्छा इंसान था, वो अच्छा कमाता था और उसने मेरी बेटी के साथ साथ मेरा भी पूरा खर्चा उठाया हुआ था। मेरी तो जॉब भी चली गई थी, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं आज जान गई थी कि प्रेमा इसी वजह से मुझसे दूर दूर रहती थी। उसने तो कभी भी मुझे प्यार की नज़र से देखा ही नहीं था। हमारी वो दोस्ती तो कब की खत्म हो गई थी जब मैं उसकी सौतन के रूप में उसके सामने आई थी। अगले दिन मैंने जैसी प्रेमा पर नजर डाली तो ये देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी कि उसका एक हाथ पूरा झुलसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ जला हो। हमदर्दी के तहत मैं उसे कहने लगी कि प्रेमा ये क्या हुआ है, तुम्हारा ये हाथ कैसे जला। जब एक झटके से उसने अपना हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगी कि तुम्हारी वजह से तुम ही फसाद की जड़ हो, तुम और तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काश वो वक्त ही ना आया होता जब मैं तुमसे मिली थी। ना मैं तुमसे मिली होती, ना ही मेरी बेटी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती। उसकी कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत टूट गया था। मैं भी मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि प्रेमा, मेरी बेटी की जैसे ही शादी हो जाएगी मैं कहीं और चली जाऊंगी। वो कहने लगी, तुम अपनी बेटी की शादी जल्दी से कर दो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो किसी से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसका भरोसा तो मर्दों से उठ गया होगा। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से से कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रही हो। जब वो कहने लगी कि तुम शायद ये भूल रही हो कि राजेश रिया का सगा बाप नहीं है। तुम तो राजेश की पत्नी बन गई हो, पर आज तक तुमने राजेश को रिया से दूर नहीं किया। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान गिर गया कि राजेश की पत्नी होते हुए वो राजेश के खिलाफ ऐसी बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति के खिलाफ ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जब वो कहने लगी, मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरा पति अय्याश इंसान है। मैं तो अपनी बेटी को भी उससे दूर रखती हूँ कि कहीं उसकी हवस ना जाग जाए। पर तुमने क्या किया, तुमने तो खुद अपनी बेटी को उसके नाम ही कर दिया। उसकी बातें मेरे जख्मों पर नमक की तरह लग रही थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। मैं उसी जगह जमी हुई थी, पर प्रेमा तो वहां से जा चुकी थी। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रिया से पूछूंगी, पर उसने तो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की थी। राजेश उस रात जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने उसे मुंह तक न लगाया। वो कहने लगा, लगता है तुम्हें मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ भड़का ही दिया है, तभी तुम्हारी ऐसी हालत है। वो तो यही चाहती है कि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ और मुझसे दूर हो जाओ। पर मैं चाह कर भी उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। पर उसका मासूम चेहरा देखते ही मुझे उस पर तरस आ गया। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि मैं उसकी बातों में आ जाती थी। इस बार भी यही हुआ था। मैंने फिर से उस पर विश्वास कर लिया और प्रेमा की बातों को भुला दिया था। वो तो मेरी सौतन है, वो तो मुझे अपने पति से दूर ही करेगी, पर मैं अपनी बेटी के बर्ताव को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। मुझे वो समय याद आने लगा जब मेरी बेटी रोते हुए मुझसे कहती थी कि मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे राजेश अंकल बुरे लगते हैं। पर मैं अपनी बेटी की बातों को इग्नोर करती थी। अब वो सारी बीती हुई बातें मुझे याद आ रही थीं, पर अब मैं इस डर की वजह से रिया से ही कुछ पूछती भी नहीं थी कि कहीं मुझे जिस बात का डर है वो बात सच ही ना निकल आए। पर उस दिन जैसे ही रिया ने रिश्ते के लिए आए लोगों के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वो औरत मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो पागल है, इस पागल का पहले इलाज तो करवाओ,
फिर किसी लड़के के साथ इसकी शादी करना। हम क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करें। ये कहते साथ ही वो वहां से चली गई, जबकि मैं तो सर पकड़कर बैठ गई। अब मैं क्या करूं। इतने में प्रेमा आई और आकर मुझसे कहने लगी, देखा मैंने कहा था अपनी बेटी को राजेश से दूर रखो, तुमने मेरी बात ना मानी। अब देख लो तुम्हारी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर तुम उसकी शादी करना चाहती हो तो पहले उसका इलाज करवाओ। अब तो मुझे भी यही लगता था। एक दिन मैंने रिया को प्यार से अपने साथ लिया और काफी मुश्किल से मैं उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर रिया से काफी प्यार से सवाल करने लगा, पर वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वो बार बार मुझे ही घूर रही थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि देखें, आपको कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। मैंने डॉक्टर की बात मानी और बाहर निकल आई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और कहने लगे, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। आपकी बेटी के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि मेरी बेटी गुमसुम सी बैठी थी, जैसे उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने तो डॉक्टर से गुस्से से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। जब डॉक्टर कहने लगे कि ये आपकी ही लापरवाही का नतीजा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप टेस्ट करवा लें। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नौबत यहाँ तक आएगी कि मुझे अपनी बेटी का टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे कदम भी उठाना पड़ा। और इस तरह मैं जान गई कि मेरी बेटी के साथ असल में हुआ क्या था। उसके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसके साथ कौन ये कर सकता था। मुझे अब राजेश पर ही शक था। मैं ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। मैंने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया, जो चीख कर मुझसे कह रही थी कि मुझसे दूर रहें, मुझे हाथ मत लगाएं। मैं उसकी हालत आज तक समझ नहीं पाई थी, पर अब मैं जान गई थी कि जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया था वो तो आस्तीन का सांप निकला। मैं जैसे ही घर गई तो राजेश काफी परेशान था। उसका रंग उड़ा हुआ था। शायद वो जानता था कि अब वो पकड़ा गया है। मैंने जाते साथ ही उसे एक थप्पड़ मारा था। प्रेमा ने जैसे ही देखा तो वो बहुत खुश हुई थी। शायद वो भी यही चाहती थी कि उसका पति किसी के हाथों पकड़ा जाए। राजेश मुझसे कहने लगा, देखो तुम ये क्या कर रही हो। जब मैंने उसको बताया कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, तुम्हारी काली करतूतों से ही मेरी बेटी की किस्मत काली हो गई, वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, रिया तो मेरी बेटी है। मैंने उसे गुस्से से चुप कराया कि खबरदार अगर मेरी बेटी का नाम तुमने अपनी गंदी जुबान से लिया। मेरी बेटी भागकर अंदर चली गई। राजेश कहने लगा, देखो तुम आधा सच जानती हो। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपनी बेटी से पूछ लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं मतलबी था, मुझे दौलत की चाहत थी, लेकिन मैंने उसके साथ कोई गंदा काम नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो। ये कहते साथ ही वो चुप हो गया था। जब मैं उसको चिल्लाकर कहने लगी कि राजेश मुझे सारी सच्चाई बताओ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझे सारी सच्चाई बताता। मैं दौड़ते हुए रिया के पास चली गई, वो जो घबरा रही थी। मैंने उसे समझाया कि देखो बेटा, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पती रहोगी। किसी को भी तुम अपने करीब नहीं आने दोगी। मुझ पर विश्वास करो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम ये बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या राजेश अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ किया था। मेरी बात पर वो अपनी जगह से तड़प उठी और कहने लगी, नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। राजेश अंकल ने खुद मेरे साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि उन्होंने तो दौलत की खातिर मेरे साथ वो सब किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती। उस समय मैं बहुत छोटी थी मम्मा। वो ये कहकर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि देखो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर वो कहने लगी, मम्मा उस समय मैं 8 साल की थी। आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल भेजा करती थी। हम खुशी खुशी स्कूल जाते थे। जब एक दिन अंकल ने गाड़ी मोड़ दी थी, मुझे स्कूल का रास्ता पता था। फिर मैं उनसे कहने लगी कि अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो अंकल मुझे चुप करवा देते। इस तरह वो मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में लेके गए। मैं जैसे ही अंदर गई तो वहाँ 4 आदमी खड़े थे। अंकल ने उनसे बातें की और खुद सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। जब वो लोग मुझे प्यार करके मेरी तस्वीर खींच रहे थे, मैं उनको रुकने का कह रही थी, लेकिन वो ना माने। मुझे उन सबसे बहुत घिन महसूस हो रही थी। अंकल तो सामने ही बैठे थे, जब अचानक एक दिन अंकल को एक कॉल आ गई और वो मुझसे दूर चले गए। उन आदमियों को मौका मिल गया। मैं जानती थी कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। उन आदमी ने अंकल को बहुत सारे पैसे दिए, जिसे देखकर अंकल खुश हो गए थे, जबकि अंकल मुझसे कहने लगे कि ये सब कुछ तुम किसी को भी ना बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो सबको दिखा दूंगा, और तुम्हें पता है ये वीडियो बहुत ही गंदी होती है, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अगर तुमने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो पूरी दुनिया में फैला दूंगा। अंकल की ये बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मैं अंकल से कहने लगी कि नहीं अंकल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अंकल आप ऐसा मत करना। इस तरह मुझे अंकल के साथ काफी बेचैनी होती थी। मैं उनसे दूर दूर रहने लगी थी। पर मम्मा, आप मुझे अंकल के साथ फिर से स्कूल भेज देती थी। मेरे साथ यही सब होता था, लेकिन वीडियो के डर से मैं आपको बता भी नहीं पाती थी।
मुझे ऐसा लगता था जैसे अगर मैंने पापा को बताया तो पापा ज़रूर कुछ कर लेंगे और मुझे बचा लेंगे, लेकिन मैं पापा को वहाँ पर ये सब नहीं बताना चाहती थी। वो तो पहले ही मुझसे दूर थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं जान गई थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा विश्वास मर्दों से उठ चुका था। मुझे लगने लगा था कि उनकी नीयत बहुत गलत होती है और अंकल को तो बस पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उन मर्दों को कुछ भी नहीं कहते थे। हाँ मम्मा, यही सच्चाई है कि राजेश अंकल ने खुद तो मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो दौलत की खातिर मुझे वहाँ भेज देते और वह उन मर्दों ने मेरे साथ गलत किया था। मैं जब भी आपसे राजेश अंकल के खिलाफ कोई बात करती तो आप सुनना ही पसंद नहीं करती थी। मैं तो यही सोचती थी जैसे ही पापा आएंगे तो राजेश अंकल से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन पापा के मरने के बाद तो आपने राजेश अंकल को पति ही बना लिया था। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, इस वजह से मेरा व्यवहार और बिगड़ता चला गया था। आप मेरी बात सुनती ही नहीं थी, आप मेरी आवाज़ दबाती थी। जबकि मैं ज़रा सी भी बात करती तो आपको गुस्सा आ जाता था। इसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब खाना पीना छोड़ दूंगी, लेकिन जैसे ही राजेश अंकल उस दिन मेरे कमरे में खाना लेकर आए थे, उनके हाथ में मोबाइल था। उन्होंने मोबाइल में वही वीडियो चला दी थी, जबकि मुझसे कहने लगे, देखो अगर ये वीडियो तुम्हारी माँ को मिल गई और तुम्हारी माँ ने ये वीडियो देख ली तो वो सदमे से तुम्हारे पापा के पास चली जाएंगी, इसलिए चुपचाप खाना खा और ये बदतमीजी छोड़ दो। मैंने उनकी बात सुनी और इस वीडियो के डर से मैंने खाना खा लिया। पर आपको लगा कि राजेश अंकल के प्यार की वजह से मैंने खाना खा लिया है। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। रिया ने जैसे मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे उस इंसान से घिन महसूस हो रही थी जिस पर भरोसा करके मैंने अपनी बेटी को उसके पास सौंप दिया था। मैंने रिया को अपने गले से लगाया और जल्दी से ही पैकिंग की और अपनी बेटी के साथ राजेश का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। यानी अपनी बेटी को यकीन दिलाया था कि मैं उसके साथ हूँ, मेरे साथ रहते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी भी उसे इलाज की ज़रूरत थी। डॉक्टर से मैं उसका रेगुलर इलाज करवाने लगी थी। मैं शुक्र करती थी कि मैंने अपने खर्चे के लिए काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। मैं 1 साल आराम से अपनी बेटी के साथ अकेले गुजार सकती थी, लेकिन न जाने इसके बाद क्या होता। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी बेटी वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट थी, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। उसका इलाज भी साथ साथ जारी था। मैं उसे दवा देती थी और यही प्रार्थना करती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो इस सदमे से बाहर निकल आए। लेकिन जबकि मैं राजेश पर केस भी करना चाहती थी, लेकिन मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था। मैं जानती थी कि राजेश ये केस जीत जाएगा, इसलिए मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पर मेरी बेटी यही कहती थी कि मम्मा, मेरी लॉ की पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। मैं भी उसे हिम्मत देती थी। इस तरह उसने दवा भी छोड़ दी थी। वो यूनिवर्सिटी से फ्री हुई तो उसने पहला केस राजेश के खिलाफ लड़ा था, जिसमें वो सफल हो गई थी। राजेश को जेल हो गई थी। बेटी अब और भी मजबूत हो गई थी। मुझे उस पर गर्व होता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं शर्मिंदा भी थी। मुझे ये सबक मिल गया था कि मुझे अपनी बेटी से ध्यान नहीं हटाना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। मैं जानती थी कि अब उसका विश्वास मर्दों से उठ चुका है। उसे अपने बचपन में बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैंने उसके साथ लापरवाही करके उसे उन रिश्तों से भी दूर धकेल दिया। अपनी गलती की वजह से अब मैं उसे कभी भी ये फोर्स नहीं करती थी कि वो शादी करे। मैं यही चाहती थी कि वो खुद से अपनी जिंदगी का ये फैसला ले। इस तरह कुछ समय बाद ही मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया कि एक लड़का उसे पसंद करता है जो उसका कुलीग है। ये सुनते ही मैंने शुक्र किया कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। रिया ने मुझे उस लड़के से मिलवाया जो काफी समझदार था। मैंने भी उस लड़के को जांचा परखा था और इस तरह कुछ समय बाद ही मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। रिया की शादी हो गई थी। वो ससुराल चली गई, लेकिन अचानक ही उसके ससुराल वालों को ये पता चल गया कि दिमागी मरीज थी। तो उसके ससुराल वालों ने मुझसे शिकायत की, पर मेरा दामाद बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने घर वालों को संभाल लिया था। वो मेरी बेटी का हर कदम पर साथ देता था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर गई है। मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं अलग ही रहती। पर मैं अकेले रहते हुए बोर हो गई थी जब मेरी बेटी ने खुद मुझसे कहा कि मम्मा, आप हमारे साथ ही रहें। उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए बहुत कहा। इस तरह मैं उसके पास चली गई थी। अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, जबकि उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर गई थी। और राजेश अभी भी जेल की सलाखों के पीछे ही था, जिसने मेरी बेटी की मासूमियत तबाह कर दी। उसकी जिंदगी के वो मासूम पल बर्बाद कर दिए थे। मेरी दोस्ती प्रेमा के साथ फिर से हो गई थी। प्रेमा ने राजेश से तलाक ले ली थी। उसने मुझे बाद में बताया कि राजेश तो अपनी बेटी के साथ भी यही सब करता था। वो सबके साथ वो सब करके पैसे कमाना चाहता था, पर मैं इस सब के खिलाफ थी। मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पूरे समाज में बेइज्जत कर दूंगी। मैंने प्रेमा के इस फैसले को खूब सहारा था। इस तरह मेरी प्रेमा से और भी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।